डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है क्रेडिट क्रिएशन। और क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड जो है इस वीडियो में हम सारी बातें करते हैं। लेट सपोज एक कस्टमर है बैंक ए का, ठीक है ना। बैंक ए का एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स इज अ कस्टमर ऑफ बैंक ए। अच्छा, मिस्टर एक्स ने बैंक ए में जाकर डिपॉजिट करवाया है 1000 मिलियन का या 1000 रुपये का, सही। अच्छा, फिर ऐसे मामले में, ऐसे केस में जहाँ पर कोई भी कस्टमर बैंक में जाकर डिपॉजिट कराता है तो बैंक को एक डायरेक्शन होती है सेंट्रल बैंक की जानिब से कि हर डिपॉजिट से कुछ परसेंट पैसा जो है वो रिजर्व के तौर पे रखवाया जाए। तो इसी तरीके से बैंक ए ने मिस्टर एक्स के डिपॉजिट का 1000, ठीक है ना, जो उसने रिसीव किया है उसका 10% रिजर्व के तौर पे, ठीक है ना, एज अ रिजर्व अपने मुल्क के सेंट्रल बैंक में रखवा दिया विद सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। अच्छा, अब ये 10% क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो मिस्टर एक्स के जैसे जितने भी डिपॉजिटर्स होंगे उन डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट किए हुए पैसों का 10% जो है वो हमेशा बैंक ए हो या कोई भी बैंक हो, क्योंकि सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट है तो वो 10% हर डिपॉजिट का रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा। तो अब ये रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक चेंज भी करता रहता है वक्तन फवक्तन, लेकिन हम इस बहस में अभी नहीं पढ़ रहे। हम ये बात करते हैं कि आने वाले वक्त में फिर इस पूरे सिनेरियो से जो मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट कैसे क्रिएट होगा, ठीक है ना। लेट सपोज के बैंक ए के पास, ठीक है, डिपॉजिट के नाम पे जो पैसा आया वो आया है हमारे पास सर 1000 रुपए या 1000 मिलियन, जो भी आप कह लें। फिर अब उस 1000 का क्या हुआ कि उसमें से 10% रिजर्व के तौर पे बैंक ए जिस मुल्क में है उस मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास 10% रिजर्व के तौर पे बैंक ए ने रखवा लिया, जो कि है 100 मिलियन रुपए या 100 रुपए, जो भी आप समझें। रिमेनिंग 90% सर बिल्कुल ठीक है, बैंक के पास अभी भी रहता है, कमर्शियल बैंक के पास, यानी बैंक ए के पास लोन के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे उससे क्रेडिट क्रिएट करने के लिए पैसा अभी भी मौजूद है, और वो 90% जो है वो 900 है 1000 का, सही। अच्छा, अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये 900 बैंक ए ने मिस्टर वाई को लोन के तौर पे दे दी, ठीक है ना। बैंक ए ने क्या किया कि कस्टमर आया बैंक मिस्टर वाई बैंक ए के पास और उसने कहा मुझे लोन के तौर पे पैसे चाहिए, और ये लोन के तौर पे पैसे जो है वो मिस्टर वाई ने बैंक ए से रिसीव कर लिए। मिस्टर वाई ने ये पेमेंट करनी थी मिस्टर जेड को, ठीक है। मिस्टर वाई ने लेट सपोज ये पेमेंट करनी थी मिस्टर जेड को, और मिस्टर जेड को जब ये पेमेंट हो गई इन 900 मिलियन की, तो मिस्टर जेड जो है ना वो बैंक बी के कस्टमर है, ठीक है ना। मिस्टर जेड बैंक बी के कस्टमर है, बैंक बी में गए और ये पेमेंट रिसीव करने के बाद वाई से जेड ने पेमेंट जब रिसीव की तो जेड अपने बैंक यानी बैंक बी में जाके ये 900 रुपये डिपॉजिट करवा देता है। अच्छा, अब इस 900 रुपये के डिपॉजिट को रिसीव करने के बाद बैंक बी ने भी वही किया, क्योंकि जाहिर है वो भी सेंट्रल बैंक के अंडर आता है, इट्स अ कमर्शियल बैंक आफ्टर ऑल। तो उसने इसका 10% जो है ना वो रिजर्व के तौर पे अपने मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया। डिपॉजिट को जैसे ही रिसीव किया इसका 10% अपने मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया, जो कि है 90 रुपये। नाउ the amount which bank B is left with is 810, which is 90% of 900, and that will be used for further credit creation. हम ये मान लेते हैं कि बैंक बी के पास एक कस्टमर लोन लेने के लिए आए, उनका नाम है मिस्टर डब्ल्यू, ठीक है ना। मिस्टर डब्ल्यू जो है वो बैंक बी के पास लोन लेने के लिए आए, और बैंक बी ने जो है वो मिस्टर डब्ल्यू को लोन दे दिया। अब जैसे ही मिस्टर डब्ल्यू ने लोन रिसीव किया उन्होंने कहा भाई मैंने मिस्टर आर को पेमेंट करनी है, ठीक है ना। आई विल हैव टू पे 810 द अमाउंट टू मिस्टर आर, ठीक। मिस्टर आर ने बिल्कुल वैसे ही जैसे जेड ने किया था, आर ने पेमेंट रिसीव की और उनका अकाउंट है बैंक सी में। मिस्टर आर का अकाउंट है बैंक सी में, उन्होंने जाके ये 810 रुपये डिपॉजिट करवा दिए, सही। बैंक सी ने भी वही साइकिल को फॉलो किया, 81 रुपीज़ रखे बैंक सी ने रिजर्व के तौर पे अपने सेंट्रल बैंक के पास।
सर बैंक सी ने ये किया कि डिपॉजिट जब उसने 810 का रिसीव किया, अब उसका 10% जो कि रिजर्व है 81, ठीक है ना, ज़ाहिर सेंट्रल बैंक के पास रखवाया है वो रिजर्व। और अब बैंक सी के पास कितने पैसे रह जाते हैं मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करने के लिए? सर बैंक सी के पास रह जाते हैं 729। जब बैंक सी के पास ना लोन मांगने के लिए एक कस्टमर आता है जिसका नाम है मिस्टर टी, ठीक है। मिस्टर टी जब वहाँ पर आता है और वो बैंक सी को कहता है कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक सी जो है वो मिस्टर टी को लोन के तौर पर पैसे दे देते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि मिस्टर टी जो है उन्होंने ये लोन रिसीव किया ऑब्वियसली बैंक सी से। ज़ाहिर है इंसान लोन लेता है कि इसे तो कहीं ना कहीं पेमेंट ही करनी होती है, उसने पैसे को इस्तेमाल करने के लिए लोन लेते हैं। तो टी ने मिस्टर वी को पेमेंट करनी थी और मिस्टर वी का अकाउंट सर बैंक डी में है, ठीक है ना। मिस्टर टी ने मिस्टर वी को जैसे ही पेमेंट की 729 मिलियन की या 729 रुपीज़ की, वट जो भी आप समझें, फ़ौरन से मिस्टर वी ने अपने बैंक यानी बैंक डी में जाके वो 729 को डिपॉजिट करा दिया। अब 729 रिसीव करने के बाद बैंक डी भी उसी साइकिल पे चलेगा कि उसका 72.9 जो 10% बनता है वो अपने सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा, बिकॉज एवरी बैंक इज अंडर द डायरेक्शन of the central bank of the country to keep 10% as reserve with it। 10% रिजर्व के तौर पे वहाँ रखवाने पड़ते हैं। जो बकिया पैसे रह जाते हैं उसको हम मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन के लिए, फर्दर क्रेडिट क्रिएशन के लिए रादर आई वुड से कि हम उसको यूज़ करते हैं। तो लोन लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा यूज़ होता है। हम यहाँ पे लोन की एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं फिल वक्त। तो हम अगर 4 बैंकों तक जाएं तो हमें ये पता चलता है कि 1000 रुपये, सिर्फ इस 1000 रुपये या 1000 मिलियन के सिस्टम में डिपॉजिट होने से हमारे पास जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ, अगर हम 4 बैंकों तक जाएं तो हमें पता लगता है जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ वो हुआ 3439 का। सही है सर। फिर इसी तरह से सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक ही डिपॉजिट आता है किसी एक कस्टमर की जानिब से, 1000 मिलियन समझ लें, 1000 रुपये समझ लें, तो उससे क्या हुआ, अगर 10% सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखवाना है, हम 4 बैंकों तक ही अभी अगर गए हैं कि सिस्टम में एक हाथ से अगले हाथ पे पैसा बदलता चला गया, बैंक से निकला लोन के तौर पे भी और फिर वो रिजर्व भी क्रिएट कर रहा था, और फिर अगले बैंक में जब वो पैसा किसी एक शख्स को लोन मिलता है वो कहीं और पेमेंट करता है, वहाँ से जिसको पेमेंट होती है वो अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट कराता है, तो फिर वो वाला बैंक जहाँ डिपॉजिट हुआ है वो भी इसी साइकिल पे चल रहा था, यानी रिजर्व करना सेंट्रल बैंक के पास और रिमेनिंग जो पैसा बचे वो लोन जाए मार्केट में। तो हम 4 बैंकों तक गए तो हमने वहाँ पर आकर देखा कि सर यहाँ पर जो हमारे पास 4 बैंकों की हद तक जो रिजर्व क्रिएट हुआ 3%, आई एम सॉरी 10% रेट के साथ, तो वो 343.9 है, ठीक है ना। और रिमेनिंग 90% जो हर बैंक क्रेडिट दे रहा था, एक डिपॉजिट रिसीव हुआ और वहाँ से जो क्रेडिट चलता चला गया सिस्टम में, पैसे से पैसा बनता चला गया। तो अगर हम 4 बैंकों तक जाएं तो हमें पता लगता है 3095.1 इसका टोटल हमारे पास आ रहा है सर, ठीक है ना। इतना क्रेडिट तो हम क्रिएट कर चुके, ठीक है। अच्छा, दर हकीकत अगर आप देखें तो सर हर बैंक के लिए डिपॉजिट यानी पैसा जब बैंक रिसीव करता है तो उसके लिए जो पैसा रिसीव हुआ होता है वो क्या होती है, लायबिलिटी। इट्स अ लायबिलिटी फॉर एवरी बैंक। कभी ना कभी कस्टमर को, डिपॉजिटर को पैसे रीपे करने पड़ेंगे, लेकिन उसी से बैंक क्या करता है, उस पैसे को मार्केट में लोन के तौर पे देने से पहले अपने आप को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक के पास वो पैसा रिजर्व के तौर पे रखवाता है। जो रिमेनिंग बैलेंस एक सर्टेन परसेंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है, उससे वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करता है, यानी लोन के तौर पे लोगों को पैसा देता है या इन्वेस्ट करता है। अच्छा, वही लोन का पैसा आगे चल के किसी और को जिसने लोन लिया था उसको पेमेंट के तौर के ऊपर यूज़ करता है। जिसको पेमेंट होती है उसका अकाउंट किसी और बैंक में होता है, वो भी जाकर अपने बैंक में पैसे जमा करता है, उसका बैंक भी सेंट्रल बैंक में रिजर्व रखवाता है और रिमेनिंग से लोन क्रिएट करता है, लोन देता है किसी को, और फिर आगे ये साइकिल चलती रहेगी। बेसिकली अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का। और अगर हम ये बात समझें कि इसी मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से सिस्टम में जितना पैसा है वो मौजूद है, और इसी तरह से ही बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट with your friends and fellows. Thank you.